ये बाकी लेक्चर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एक वेबसाइट की ऑडिट करनी होती है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपने क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी होती है तो आप देखते हैं कि जो आपने एक डिजायर्ड रैंकिंग आपने सेट की हुई होती है और अब वो आप अचीव नहीं कर पाते, तो आपको बेसिकली ये देखना होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप सही तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपने अपनी तरफ से काम किया था लेकिन वो चीज़ तरह से हो नहीं सकी। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ऑडिट करना पड़ता है, जिसमें कई फैक्टर्स का पता लगता है, कुछ पैरामीटर्स का हमें पता लगता है कि हमें कहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, कौन सी हमारी साइट अच्छी या बेहतरीन जा रही है और किस साइट पे हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें हमारी जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है या जो हमारी रिक्वायर्ड रैंकिंग है वो नहीं मिल रही। तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो जो वेबसाइट का जो ऑडिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 तरीके की हमारी आप कह लें 3 किस्म की हमारे पास जो ऑडिट्स होती हैं वो होती हैं, जिनमें सबसे पहली आती है आपकी टेक्निकल ऑडिट, फिर आती है आपकी ऑन पेज ऑडिट और आती है आपकी ऑफ पेज ऑडिट। अब ये डिपेंड करता है कि जो आप वेबसाइट का ऑडिट करने जा रहे हैं वो किस तरह की वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑडिट बिफोर लॉन्चिंग वेबसाइट या फिर ऑडिट आफ्टर लॉन्चिंग वेबसाइट। मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आती है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है? जिसके ऊपर अभी बिल्कुल भी काम हुआ ही नहीं, तो उसके ऊपर आप या तो ऑन पेज ऑडिट करेंगे या फिर टेक्निकल ऑडिट। या नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि ऑन पेज ऑडिट होगी और टेक्निकल ऑडिट होगी। लेकिन अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलती है क्लाइंट की तरफ से जिसके ऊपर ऑलरेडी एसईओ का काम हुआ हुआ है, तो फिर आपको तीनों जो ऑडिट की टाइप्स हैं वो करनी होंगी, जिसमें ऑन पेज ऑडिट, ऑफ पेज ऑडिट और टेक्निकल ऑडिट। ऑफ पेज ऑडिट बेसिकली उसके ऊपर होता है, आपके बैकलिंकिंग के ऊपर होता है। तो अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर एसईओ हुई नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वहाँ पे भी हमने ऑफ पेज या जिसे आप कहते हैं लिंक बिल्डिंग है, वो की ही नहीं है। तो जो ब्रांड न्यू वेबसाइट्स है वहाँ पे फिर हमारी आ जाती है ऑन पेज ऑडिट और आ जाती है आपकी टेक्निकल ऑडिट। तो ये था आपको मैंने जो आप अभी तक जितना आपको बताया वो मैंने बताया था कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि जनरल डिस्कशन के लिहाज से कि ऑडिट क्या होता है एसईओ में, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट का ऑडिट क्या होता है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। अगर इस लेक्चर के हवाले से हम बात करें जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑडिट बिफोर लॉन्चिंग वेबसाइट, तो उसमें मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। एक है डोमेन नेम और दूसरा है यूजेज ऑफ डिफरेंट टूल्स। अब ये डोमेन नेम क्या है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। डोमेन नेम ये होता है कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो उस वेबसाइट का जो नाम होगा वो कहलाएगा डोमेन नेम, और उस डोमेन नेम को रखने में कुछ फैक्टर्स हैं जिनका मुझे ख्याल रखना होगा। ठीक है? उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जो आपका डोमेन नेम है वो शॉर्ट हो। उसमें जो डैशेज़ और नंबर्स उनसे आप अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा मैं कोई इस तरह की वेबसाइट ना रखूँ, डिजिटल मार्केटिंग 786.com, डिजिटल मार्केटिंग 569.com, मतलब उसमें नंबर्स वगैरह या डैशेज़, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश abc.com, इस तरह की मैं डोमेन नेम से अवॉइड करूँ। जितना शॉर्ट नेम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि जितना शॉर्ट और स्पेसिफिक नेम होगा, आपकी जो डोमेन है वो भी उतनी ही महँगी होगी। जो सबसे शॉर्ट जो आपकी डोमेन नेम है वो ऑब्वियसली 3 वर्ड से ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग www.car.com, ये सबसे महँगी आपकी वेबसाइट है दुनिया की, क्योंकि इसमें जस्ट 3 वर्ड्स हैं, CAR, car.com। तो जितनी आपकी स्पेसिफिक शॉर्ट टू द पॉइंट आपकी डोमेन नेम होती है, उतनी ही वो महँगी भी होती है और उतनी ही वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी होती है। नंबर 2 पॉइंट आता है इसमें डोमेन एज। अच्छा, कुछ लोगों को इस चीज़ से बड़ा वो था कि ये एसईओ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आपकी जो डोमेन है वो काफ़ी पुरानी है या चलो कई साल पुरानी, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको एक बड़ा एक फ़ायदा पहुँचाएगी कि यार एक पुरानी वेबसाइट है जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा है, एक अच्छी वेबसाइट है, तो ये हमें बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी। इसका थोड़ा बहुत तो फ़ायदा है, लेकिन जो गूगल कहता है वो कहता है कि अब इसका इतना कोई जो स्पेसिफिक रोल नहीं होता। इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है? और अगर आपने ये चेक करनी है कि आपकी जो डोमेन है वो कितनी पुरानी है, तो उसके लिए एक हम टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है व्होइस। वहाँ पे जाके आप अपनी डोमेन का नाम या वेबसाइट का लिंक एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी जो डोमेन एज है वो क्या है। फिर नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कहते हैं, सॉरी, नंबर 3 पॉइंट पे वो कहते हैं लो क्वालिटी एग्जैक्ट डोमेन नेम्स। अच्छा, एग्जैक्ट डोमेन नेम्स क्या होते हैं? मुझे पता लगा कि यार एक कीवर्ड है जिसके ऊपर रैंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस पर ट्रैफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँ कि यार क्यों ना इसी में कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट का नाम भी रख लूँ।
तो गूगल ये कहता है कि 2016 तक वो इस तरह की वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। लेकिन क्योंकि इसकी जो गूगल की अपडेट्स हैं वो आए दिन चेंज होती रहती हैं। ये लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे गूगल एल्गोरिथम्स के ऊपर कि क्या-क्या अपडेट्स आती हैं, किस तरह की अपडेट्स होती हैं। तो 2016 के बाद अब इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कि मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड भी है, जिसके ऊपर मुझे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसके ऊपर क्लिक्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी रैंकिंग जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो क्यों ना मैं इसी को अपनी वेबसाइट का नाम बना लूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि एक्सेप्ट डोमेन नेम्स को 2016 तक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल थी, लेकिन अब गूगल ये कहता है कि अब हम इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। नंबर 4 पे वो कह रहा है कि डोमेन नेम शुड रिफ्लेक्ट योर स्कोप ऑफ वेबसाइट। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपके कंटेंट से मैच करता हो। अगर आपने कोई वेबसाइट का नाम लिखा है कि dentalclinic.com, तो ऑब्वियसली यूज़र को फौरन ये क्लिक होना चाहिए, ये वेबसाइट पढ़ के मुझे क्लिक हो रहा है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर मुझे डेंटल से रिलेटेड या डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड मुझे सारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मिलेगा। अब मैं अगर बात यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ कि अगर देखिए डिजिटल मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें आपके पेड कैंपेन्स आ जाती हैं, जिसमें आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके वेबसाइट के लिहाज से चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका फेसबुक फनल आ जाता है, ठीक है? तो अगर तो आप सिंपली एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप बात करना चाह रहे हैं कि पेड कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है? तो और उसको पेड कैंपेन्स की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नाम रख देते हैं digitalmarketing.com, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो यूज़र होगा, उसको ये लगेगा कि इसमें अगर यहाँ पे लिखा हुआ है digitalmarketing.com, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे यहाँ पे फेसबुक फनल के लिहाज से, मुझे इंस्टाग्राम के लिहाज से, मुझे ट्विटर के लिहाज से, मुझे हर चीज़ के लिहाज से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जबकि आपका जो माइंडसेट था वो ये था कि यहाँ पे जो वेबसाइट का कंटेंट हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो पेड कैंपेन्स है उससे रिलेटेड हो। तो आपको फिर नाम भी उसी से रिलेटेड रखना है। आपको ऐसा जनरल नाम नहीं रखना कि यूज़र है वो कुछ और समझे। तो इसलिए मेक श्योर आपने करना है कि जो आपकी जो वेबसाइट का जो नाम है वो उस कंटेंट के लिहाज से रिफ्लेक्ट करता हो। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मेक श्योर डोमेन यू हैव सिलेक्टेड इज़न्ट ट्रेडमार्क और कॉपीराइटेड। एक वेबसाइट है www.digitalmarketing.com, वो ऑलरेडी किसी ने ले ली है। अगर मैं उसके रख लेता हूँ www.digitalmarketing.xyz.com, तो वो भी कॉपीराइट में आ जाती है, क्योंकि अगर वो वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग में और बहुत अच्छी वेबसाइट में, तो जो उसका मेन डोमेन था वो तो डिजिटल मार्केटिंग था। मैंने वही चुरा के आगे अगर 1 2 3 या डॉट एबीसी कुछ भी कर लिया, तो वो भी कॉपीराइट में आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि जो आपका जो डोमेन नेम है वो बिल्कुल अलग-थलग हो, वो किसी और ने अभी तक परचेज़ ना किया हो, ताकि हम किसी भी इस तरह की टेक्निकल ऑडिट के लिहाज से हम कहीं न कहीं फँस ना जाएँ। लास्ट वो कहते हैं कि इफ यू आर सीरियस अबाउट द डोमेन, आल्सो चेक फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर दैट। अगर आप सीरियस हैं कि यार मैंने डोमेन नेम सर्च किया और मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि मैंने वाक़ई में आगे बिज़नेस करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट की हद तक ना रिस्ट्रिक्ट रहें। आप देखें उस डोमेन को आप सोशल मीडिया अकाउंट पे भी सर्च करें कि क्या उनके हैंडल्स अवेलेबल हैं या नहीं। क्योंकि अब आप देखें जितने भी जो बड़े-बड़े बिज़नेसेज़ हैं, उनके जो डोमेन नेम होते हैं उन्हीं के ऊपर उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। ऑब्वियसली एक तो वो लगता भी बहुत प्रोफेशनल है। नंबर 2, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपकी जो मेन डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम, लेकिन सोशल मीडिया में आपको इंस्टाग्राम के ऊपर वो चीज़ मिले ना, और आप डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल हट के कोई अलग ही एक हैंडल बनाया हुआ हो। ना वो लिखा हुआ अच्छा लगेगा कि जब आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स में बता रहे होंगे कि आप किस तरह से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें डोमेन के लिहाज से ख्याल रखना पड़ता है। डोमेन नेम हमने देख लिया। अब मैंने इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है यूजेज ऑफ डिफरेंट टूल्स। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको टेक्निकल ऑडिट के लिहाज से भी सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। उसमें आखिर में फिर मैं आपको सारी टूल्स की लिस्ट बताऊँगा कि पे टूल्स वगैरह भी या फ्री टूल्स हैं, पे टूल्स हैं, जो भी हो मैं सारा आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। तो इसमें अब 2 चीज़ें हम इकट्ठी लेके चलने लगे हैं। इसमें टूल्स का भी हम एंड में बताऊँगा, साथ ही साथ मैं आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल ऑडिट के लिहाज से मैं बताने लगा हूँ कि एक वेबसाइट है, अगर उसकी हमें टेक्निकल ऑडिट करनी है तो वो किस तरह करनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है टेक्निकल ऑडिट में, अ, यहाँ ओके, वो ये होती है कि आपका जो भी आपकी अपनी वेबसाइट है, उसका आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं सिक्योर्ड। सिक्योर्ड से मुराद क्या है?
सिक्योर से मुराद ये है कि क्या यहाँ पे सिक्योर का साइन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखना होता है कि क्या इसके साथ जो प्रीफिक्स है ये https.com लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। बात आपकी जो वेबसाइट हम सिक्योर नहीं होती, यहाँ पे जो लॉक का निशान है वो नहीं बना होता, बल्कि उसके शुरू में स्टार्ट में लिखा होता है नॉट सिक्योर। तो इस सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। साथ ही साथ एक मोजबार टूल है जो जिसका आपने नाम अमूमन कई दफ़ा सुना होगा, ठीक है। ये टूल बेसिकली होता है कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है तो वो देखेगा कि यार इस वेबसाइट के पास स्पैम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, स्पैम कोई भी नहीं है। हमारा स्पैम मिनिमम ना 10 से ऊपर, जब हम बैकलिंक्स भी कर रहे होते हैं ना, जब मैं ऑफ पेज कर रहा हूँ या बैकलिंक हम लोग कर रहे होते हैं, हम उन्हीं वेबसाइट्स को अपना बैकलिंक लगाते हैं जिनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। और पता कैसे लगता है, वो मोजबार टूल से पता लगता है। इसका फ्री वर्जन भी है, इसका पेड वर्जन भी है। मैं जितने भी आपको टूल्स बताऊंगा उनका फ्री वर्जन भी है, उनका पेड वर्जन भी है। फर्क ये है कि फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड चीज़ों की एक्सेस होगी, और पेड टूल में ऑब्वियसली आप उनकी बहुत डेप्थ तक हर पैरामीटर और फैक्टर्स की आप उनको जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्पैम है वो मिनिमम 10 होना चाहिए। अगर 10 से ऊपर हो तो हम उनको अवॉइड करते हैं। हम उसी सूरत में जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा डी ए होता है बेसिकली डोमेन अथॉरिटी, वो आपका मिनिमम 20 या 30 होना चाहिए। बाकी उससे ऊपर जितना होगा वो उतना बेहतरीन होगा। ये हिसाब आपका पीए का भी होता है। अब क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी नई नई तो नहीं कह सकता, अभी 1 साल हुआ है, लेकिन इसमें मुसलसल अभी काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ का इसमें जो डी है वो चेंज होता रहता है। तो स्पैम का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। देखें अभी तक स्पैम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं जहाँ पे भी बैकलिंकिंग करता हूँ मैं मोजपार टूल के हिसाब से करता हूँ। अगर तो यहाँ पे 9 या 10 या 7-8 जितनी स्पैम हो तो चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे स्पैम आ जाता है मेरे पास 15, 20, 25, तो फिर मैं ये देखता हूँ, मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जो इसका डी है वो 80-90 हो, कितना स्ट्रॉन्ग डी हो, तब मैं इस चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ। वरना अगर मैं एक सिंपल आर्म डी है तो मैं कभी भी 10 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर बैकलिंकिंग लगाते हैं जिनका स्पैम 10 से ऊपर भी है और जो डी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका इफेक्ट आपकी वेबसाइट पर आएगा कि उसका जो स्पैम है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू होगा। तो टेक्निकल एसईओ के लिहाज से टेक्निकल ऑडिट के लिहाज से हमने ये चीज़ देखनी होती है कि सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें हम आपका माउस पार्ट चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। फिर इसमें हम बेसिकली ये भी देखते हैं, ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि हम क्या क्या ऑडिट के दौरान चीजें चेक करते हैं। इसमें हम कैनोनिकल एरर भी चेक करते हैं। अच्छा, कैनोनिकल एरर क्या होता है? कैनोनिकल एरर ये है कि किसी ने ये पूरा यूआरएल पेस्ट किया, एंटर किया, ये मेरा होम पेज खुल गया, ठीक है। किसी ने जस्ट horan.uk टाइप किया, एंटर किया, मेरा होम पेज खुल गया। किसी ने www.horan.uk सर्च किया और ये मेन पेज खुल गया। इसका मतलब ये कैनोनिकल एरर है। क्यों? इसका मतलब ये है कि गूगल इसको अलग अलग डोमेन मान रहा है। गूगल जो है इसको अलग अलग यूआरएल मान रहा है। गूगल हम कंफ्यूज हो गया कि इसमें बेसिकली जो मास्टर पेज है वो कौन सा है। क्या मास्टर पेज ये है, पूरा यूआरएल मास्टर पेज है, क्या जस्ट horan.uk मास्टर पेज है? मतलब यूजर जो भी सर्च कर रहा है वो इस वेबसाइट के लिहाज से वो मेरा होम पेज दिखा रहा है। तो ये सही नहीं होता, ये कैनोनिकल एरर होता है। इसको फिक्स इस तरह से किया जाता है कि जो आपकी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने कोडिंग की हुई होती है वहाँ पे हेडर में जाके आप उसको इंडिकेट करते हो, आप उसको बताते हो, आप कैनोनिकल टैग देते हो। कैनोनिकल टैग के अंदर जाके आप फिर ये पूरा लिंक मेंशन करोगे, ये कि ये हमारा मास्टरपीस है। इससे गूगल को भी पता लगेगा कि यार ये मेरा मास्टरपीस है, इसी को मैंने रैंक करवाना है, इसी को मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो हमने इन कैनोनिकल एरर्स का भी ख्याल रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ब्रोकन लिंक्स की। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? जब आप ऑफ पेज करते हो, ऑफ पेज में आपको पता होती क्या, लिंक बिल्डिंग, कि आपने बैकलिंक्स लगाने हैं, ठीक है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने किसी वेबसाइट पर बैकलिंक्स लगाया, अगले दिन वो लिंक या तो रिमूव हो गया या वो वेबसाइट ही बंद हो गई, ठीक है। मतलब वो वेबसाइट किसी भी वजह से बंद हो सकती है, और वो वेबसाइट अगर बंद नहीं हुई तो उसने किसी भी वजह से आपका जो वो लिंक है उसको रिमूव कर दिया। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं, ऐसे बैकलिंक्स को हम कहते हैं ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स का हमें पता लगता है ऑडिट के थ्रू। इनका आपने चेक करना होता है। अगर तो आपके ब्रोकन लिंक्स बढ़ते जाएंगे तो आपका जो स्पैम है वो बढ़ता जाएगा। स्पैम बढ़ता जाएगा तो आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। तो जो आपने ब्रोकन लिंक्स है उसको किस तरह चेक करना है, उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है, उसको हम कहते हैं एटम एसईओ। उसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारे जो ब्रोकन लिंक्स है वो कितने हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने चेक करना होता है कि आपकी जो वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो कितनी है। उसके लिए हमारे पास टूल होता है गूगल स्पीड टेस्ट टूल, ठीक है। उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो गूगल की स्पीड है, सॉरी, आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी है।
जो एक आइडियल वेबसाइट होती है ना, वो कहते हैं कि कभी भी 5 सेकंड से ज़्यादा से टाइम नहीं लेती। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं कि इसमें है कि आपने कोई हैवी कोडिंग तो नहीं की, इसमें आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का फैक्टर भी आ सकता है, इसमें आपकी इमेजेस का फैक्टर आ सकता है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस तो नहीं डाली हुई, सर्वर कहाँ से लिया है। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ये आपके इसका रीज़न बन सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो स्लो हुई है। लोडिंग स्पीड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है इसमें 404 एरर। आपने नोट किया होगा कि आपने कभी एक आपके पास एक वेबसाइट है, उसके आगे आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं और आप कुछ भी गलत टाइप कर देते हैं या कोई ऐसे कमांड देते हैं जो कि उस वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं यूँ कर देता हूँ, ये रहा, मैं कुछ भी गलत मैंने लिख दिया, एंटर दबा दिया मैंने। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा रहा है, 404। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट फाइंड दिस पेज, चेक द वेबसाइट यूआरएल एंड ट्राई अगेन, और फाइंड व्हाट यू नीड ऑन योर होम, सॉरी ऑन आवर होम पेज। और ये मैंने नीचे टैब दिया हुआ है कि गो बैक होम। कि मतलब अगर कोई यूजर कुछ भी गलत मतलब मेरी मेन वेबसाइट का कुछ भी गलत मतलब सर्च करता है, तो हम उसको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि यार ये सॉरी इस तरह का कोई भी पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप हमारे वापस मेन पेज पे जाएं। तो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों ने क्या किया होता है कि जब यूजर कुछ भी गलत मतलब उनके आगे इंसर्ट करते हैं, तो वो एरर 404 तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दोबारा ऑप्शन नहीं देते। कुछ लोगों ने जैसे ऑप्शन दी होती है कि आप सर्च कर लें आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने होम पेज वाली ऑप्शन दी होती है। तो आपने कभी भी इसको सिंपल एज इट इज नहीं छोड़ना। जो 404 का जो इंप्रेशन है वो बहुत गलत पड़ता है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने लास्ट में यूजर को इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी होम पेज का टैब या लिंक जरूर देना है कि जिसको क्लिक करके वो वापस आपके होम पेज पर आए। तो कभी भी आपने 404 एरर नहीं छोड़ना है इसे। तो इसमें हम साइट मैप का भी ख्याल रखते हैं कि हमने अपने साइट मैप को चेक करना है कि हमारे साइट मैप में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। साइट मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसपे गूगल ने क्रॉल उसके जो स्पाइडर्स हैं वो क्रॉल करते हैं, उसके थ्रू आपकी रैंकिंग वगैरह होती है। साइट मैप का तरीकाकार वही है कि आपने वेबसाइट लिखी, स्लैश डाला, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, वहाँ पे आप चेक करेंगे कि प्रॉपर यूआरएल्स बने हुए, हर चीज़ को प्रॉपर इंडिकेट किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो साइट मैप को हमने हमेशा ऑडिट के दौरान हम लाजमी चेक करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आप अपनी एक वेबसाइट नई बना रहे हैं, ठीक है, अभी वो जो वेबसाइट है वो इन प्रोसेस है। तो गूगल तो खुद भी ऑटोमेटिकली नेचुरली तौर पे आके आपको आपके जो पेजेस हैं उनको क्रॉल करते हैं। तो आप अभी नहीं चाह रहे कि गूगल के स्पाइडर्स आएँ और आपके इस वेब पेज को या वेबसाइट को क्रॉल करें, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो अभी इन प्रोसेस है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है। उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे मेरी मेन वेबसाइट तो मैंने लिखी हुई है, आपने लिखा स्लैश स्लैश का लिखा रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पे देखें जो यहाँ पे उसने बताया कि यूजर एजेंट अलाउ, ठीक है। अभी क्योंकि हमने तो अलाउ किया हुआ कि जब भी गूगल के जो स्पाइडर्स आए वो यहाँ पे आए और उसको क्रॉल कर लें हमारी वेबसाइट को। लेकिन अगर मैं ये चाहता कि मैं अभी इसको क्रॉल ना किया जाए, तो मैं अलाउ की जगह पे इसको डिसअलाउ कर देता। जब मैं डिसअलाउ करता तो फिर गूगल ना यहाँ पे अगर आता भी तो उसको क्रॉल ना करता, ना क्रॉल करता, ना इंडेक्सिंग करता, ना उसकी रैंकिंग करता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक नई वेबसाइट है, उसमें काम अभी इन प्रोसेस है और आप नहीं चाह रहे कि जो गूगल है वो यहाँ पे आके उसको रैंक करे या क्रॉल करे, तो यहाँ पे आप अलाउ की वजह से डिसअलाउ की कमांड दे सकते हैं। फिर इसमें एक बहुत ज़बरदस्त टूल आता है हमारे पास, नहीं सॉरी उसका मैं उसके बाद जिक्र करता हूँ। अच्छा, एक होता है इसमें हमारे पास एक और फैक्टर होता है, वो होता है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बेसिकली क्या होता है ये भी अभी देख लेते हैं। ये मेरी मेन वेबसाइट है, ठीक है, horan.uk। मैं यहाँ पे कोई भी टैब खोल लेता हूँ, लग्जरी। अब देखें ऊपर जो इसका यूआरएल है वो चेंज हो गया, चेंज तो हुआ लेकिन जो मैंने टैब खोला वही आ गया। मैंने लग्जरी का टैब खोला, ऊपर लिखा गया लग्जरी। मैं यहाँ पे ब्राइडल्स खोलता हूँ, ऊपर लिखा गया ब्राइडल्स। तो बेसिकली जो आपका यूजर है उसको भी और गूगल दोनों के लिए आसानी पैदा कर रहा है कि इस यूआरएल के थ्रू क्या जो यूजर है या जो सर्चर है वो सर्च क्या कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आपने नोट किया होगा कुछ वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, कोई भी टैब खोलते हैं तो स्लैश के आगे बहुत अजीब सा यूं लंबा सा ये नंबर लिखा आ जाता है, फिर कोई स्लैश के आगे कोई डॉट एचटीएमएल करके कुछ लिखा जाता है। तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता। यूजर भी जब उस लिंक को पढ़ता है उसको समझ नहीं आता कि यार ये इतना लंबा चौड़ा नंबर किस चीज़ का है। तो यूजर फ्रेंडली लिंक यही होता है कि आपने जो भी टैब खोली वो वहां पे ऊपर लिखी भी आए। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल हो। फिर जो मैंने बताया था अभी कुछ सेकंड्स पहले कि बहुत जबरदस्त बेहतरीन टूल होता है, उसको हम कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजर टूल।
ये आपकी वेबसाइट की कंप्लीट ऑडिट करता है। ना सिर्फ ऑडिट करता है बल्कि आपको बताता है आप कहाँ-कहाँ पे बेहतरीन जा रहे हैं, आप कहाँ-कहाँ पे सही नहीं जा रहे, आपको कहाँ-कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो जब मोस्टली जब आपने एक रिपोर्ट बनानी होती है तो आप इस टूल के थ्रू आप पहले पूरा ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पे रहे। अगर तो आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप सर्वर वेबसाइट को कांटेक्ट करें। अगर तो आपका ऑन पेज या ऑफ पेज से रिलेटेड आपके इश्यूज आ रहे होते हैं तो हम एसईओ को कांटेक्ट करते हैं, जो एसईओ बंदा कर रहा है उसको कांटेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको टूल्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे वो टूल्स हैं जिनका अभी हमने सारी चीज़ों को जिक्र करते हैं, इनका हमने अभी जिक्र किया। ये टूल्स की बेसिकली लिस्ट लिखी हुई है। जो पहली है एसयू साइट चेक, glmetrics.com हो गया। अच्छा, एसयू साइट मैपर तो वही होगी जो मैंने अभी बताया कि अगर आपने कंप्लीट अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपनी वेबसाइट का आप लिंक एंटर करें। कुछ सेकंड बाद आपको पूरी की पूरी वो आपकी उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके बता देगा कि आप कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ आपको काम करने की जरूरत है। smallseo2s.com, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरियस किस्म की ऑप्शंस मिलेंगी। मतलब एक कंप्लीट टूल है। अगर आपने प्लेजरिज्म चेक करना है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता लगे क्या प्लेजरिज्म है, उस प्लेजरिज्म को मैंने रिमूव करना है वो आपको पता लग जाएगा। आप रीफेस करवाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप कॉन्टेंट लिखना चाह रहे हैं, मतलब हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। सेमरश एचआरएफ टूल्स। आपने अपनी वेबसाइट या किसी दूसरे की वेबसाइट का आपने पूरा ऑडिट करना है, या सॉरी ऑडिट ना कहूँ, अगर मैं कहूँ स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है, तो आप इन दोनों टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? ये आपको, चलो अगर मैं पहले अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, ये आपको आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बताएंगे। आपको ये बताएंगे आपके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ लगे हैं, आपने कितने लगाए हुए हैं, आपने ब्लॉग्स कितने लिखे हुए हैं, आपकी वेबसाइट पर वो ट्रैफिक कितनी आ रही है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स या यूरोस जो भी है उसकी करेंसी, कितनी उसकी शॉपिंग कर रही है, आपके ब्रोकन लिंक्स कितने हैं। मतलब हर चीज आपको बताएगा कि आपकी रैंकिंग कब अप हुई, कब डाउन हुई, कब कितनी अप हो रही, कितनी डाउन हो रही। ईच एंड एवरीथिंग आपको इनसे पता लगती है। लेकिन फिर वही बात कि अगर फ्री वर्जन यूज करेंगे तो लिमिटेड एक्सेस मिलेगी, अगर पेड वर्जन यूज करेंगे तो आपको हर चीज की इसमें एक्सेस मिल जाएगी। तो ये दोनों उसके लिए होते हैं। मोस्ट बार का मैंने अभी बताया। एलेक्सा, बेसिकली एलेक्सा में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि बैकलिंकिंग वगैरह ये वो, लेकिन एलेक्सा जो बेसिकली जाना जाता है वो इस वजह से जाना जाता है कि मेरी वेबसाइट है, मैं उसको एलेक्सा में डालता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइज मेरी रैंकिंग, जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो कहाँ पर है। ये बेसिकली जो एलेक्सा मशहूर है वो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की वजह से मशहूर है कि कोई भी वेबसाइट आप एंटर करते हैं तो उसमें वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग बताता है कि दुनिया, पूरी वर्ल्ड में ये जो आपकी वेबसाइट है वो कौन से नंबर पर आ रही है। सेकेंड, अच्छा, एरर 404 का जो अभी हमने चेक किया, उसके लिए हमारे पास वो होता है ब्रोकर लिंक्स के लिए बेसिकली होता है एटमएसईओ, जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि अगर आपके ब्रोकर लिंक्स आता होंगे आपकी जो वेबसाइट है उसमें स्पैमिंग बढ़ेगी। स्पैमिंग बढ़ेगी तो आपकी जो वेबसाइट की जो क्वालिटी है वो कम होगी। तो ये कुछ हमारे पास ये शुरू के जो है दो, पहले दो है ये आपकी वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी है। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनका मैं सारा जिक्र कर चुका हूँ। ये आपको पेड में भी मिल जाएंगे, आपको फ्री में मिल जाएंगे। पेड में अगर आप लेते हैं तो आपको उसके ऊपर फुल जो है एक्सेस हासिल होगी, लेकिन अगर आप फ्री में करेंगे तो फिर आपको एक लिमिटेड चीज़ों तक उसकी एक्सेस मिलेगी। अच्छा, ये हमारा हो गया पहला। हमने ऑडिट बिफोर लॉन्चिंग वेबसाइट देख लिया, डोमेन नेम भी देख लिया, यूजेज ऑफ डिफरेंट टूल्स भी देख लिया। अब ऑडिट आफ्टर लॉन्चिंग वेबसाइट में अब काम हमारा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने आपको कहा शुरू में जब मैं चीज़ आपको समझा रहा था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि ऑडिट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। और उसमें ऑन पेज की चीज़ें भी मैंने आपको बताई, ऑफ पेज की भी बताई, मैंने टेक्निकली भी बताई। अब मैंने किस तरह बताई ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें, लोडिंग स्पीड, क्रॉनिकल एरर, कस्टम 404, ये सारी चीज़ें हम इसमें हमने पढ़ ली टेक्निकल उसके लिहाज से ना, कि CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह वो हमने पेज स्पीड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने देखना है कि आपकी कोडिंग की हैवी किस्म की तो नहीं है, आपने बहुत हैवी इमेजेस तो नहीं डाली हुई। 404 का हमने पढ़ना लिया, क्रॉनिकल एरर का हमने पढ़ लिया, लोडिंग स्पीड हमने पढ़ ली। ऑन पेज की मैं बात करूं, देखें, जब हम ऑन पेज एडिट करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को हम देखते हैं जिसमें होता है आपका मेटा टाइटल, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये ऑन पेज में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं
कि हमारे हमारा जो मेटा टाइटल है उसकी जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेटा टैग्स क्या चीज़ होते हैं। फिर इसी तरह हेडिंग टैग H1 H2 वगैरह ये हम सारा ऑन पेज में कर चुके हैं। ऑडिट बेसिकली क्या होता है, चेक करना। ठीक है, ऑन पेज में हमने सारा सीखा कि उनकी लेंथ, उनकी प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, वो सारा हम उसी को हम चेक करेंगे तो वो ऑडिट बन जाएगा। नंबर 3 पे मैंने लिखा डुप्लीकेट कंटेंट, वो कहता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के लिए भी मैंने आपको क्या सा जो टूल बताया था, ये यहाँ ये रहा SEOtimer.com, सॉरी एस SEOoptimal.com। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि बल्कि सॉरी सॉरी माय बैड, स्मॉल एसईओ टूल्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसमें प्लेजरिज्म आ रहा है तो उसके थ्रू आप वहाँ पे प्लेजरिज्म को रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी पता करवा सकते हैं प्लेजरिज्म कितना आ रहा है, कितना इसमें चेंज करने की जरूरत है, चेंज भी कर देगा, रिफ्रेश भी कर देगा। इस स्मॉल एसईओ टूल में हर किस्म की आपको चीज मिल जाएगी। तो वही चीज आप क्या करते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म हम किस में चेक करते हैं, स्मॉल एसईओ टूल में। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा है मिसिंग ऑल टैग्स। मिसिंग ऑल टैग्स बेसिकली ये होता है कि जब आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं मीनार पाकिस्तान। ठीक है, आपने लिखा मीनार पाकिस्तान और आप गए इमेजेस में, आप देखेंगे आपको इमेजेस में भी सारी की सारी जो तस्वीरें मीनार पाकिस्तान की आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि इमेजेस के पीछे हमने उसको बताया होता है, हमने वहां पे लिखा होगा मीनार पाकिस्तान, हमने उसको हिंट दी होगी। इसलिए गूगल के अंदर जब आप मीनार पाकिस्तान लिखते हैं और इमेजेस का सेक्शन खोलते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें मिलती हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑल टैग्स। ये बहुत जरूरी है, आपकी वेबसाइट पे जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं आपने उसके ऊपर ऑल टैग लगाना है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट है huran.uk, अगर कोई बंदा सर्च करके गूगल पे उसकी इमेजेस में जाता है, तो मेरी तो है ही ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे तो हर जगह लगी सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें। तो huran.uk को जब आप वहां पे सर्च करोगे तो वहां पे मेरी तस्वीरें वेबसाइट की शो होनी चाहिए ना, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिहाज से भी, कि क्या मैं हर जगह अपनी सोशल मीडिया पे मैं अपनी प्रेजेंस दे रहा हूँ, सोशल मीडिया या फिर आप कह लें डिजिटली ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। तो ऑल टेक्स्ट का भी हमने ख्याल रखना है। साइट मैप, रोबोट और टीएक्सी वो दोनों हमें अभी हमने सीखे। ब्रोकर लिंक्स हमने पढ़ लिया। ये दो चीजें क्या है ये अब हमने देखनी है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है और जो आपका जो गूगल वेब मास्टर है ये क्या चीज है। अच्छा बहुत से लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल एक जैसी चीज है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं गूगल एनालिटिक्स। अच्छा गूगल एनालिटिक्स बेसिकली ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पर किस वक्त कहाँ कहाँ से किस तरह की ऑडियंस आ रही है, जेंडर किस तरह का आ रहा है, किस जगह से आ रहा है। लाइव आपको रियल टाइम में सारा बता रहा होता है कि इस वक्त कितने पर्सन आपके इस वक्त वो लाइव हुए में आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो ऑर्गेनिकली आ रही है, वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है या किसी अच्छी टॉप की एक्टिव पेजेस के थ्रू आ रही है, किसी वेबसाइट के थ्रू आ रही है। मतलब हर किस्म के बता देता है, किसी कोई आपका कीवर्ड रैंक करके उसके थ्रू आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, आपने कोई टॉप किस्म का अपने रेफरेंस लगाए हैं उसके थ्रू आ रही है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको हर चीज बता देगा, उसकी इची बिची खोल के आपके सामने रख देगा कि जो भी ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। जेंडर बता देगा, उसका एज बता देगा, उसकी जगह बता देगा, कंट्री सिटी हर चीज उसमें आपको पता लग जाएगी। फिर इसमें आती है आपके पास गूगल वेब मास्टर। अच्छा गूगल वेब मास्टर में बेसिकली हमें हेल्थ का पता लगता है, हमें ऑर्गेनिक सर्च का पता लगता है कि हम कौन से कीवर्ड के थ्रू आपके पास यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी जो साइट मैप है उसको भी सबमिट करा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप बैकलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास ये दोनों टूल हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो लीड जनरेशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके थ्रू आप और सारा जायजा ले सकते हैं कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, किस तरह की ट्रैफिक आ रही है, किस तरह की ट्रैफिक आनी चाहिए। तो जब आप ऑडिट करते हैं तो बेसिकली इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करके आप प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट में हर चीज़ बताई जाती है कि यार हमारा मेटा डेटा होना क्या चाहिए था, है क्या, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है तो वेल एंड गुड। अच्छा और कहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही उसको मेंशन कर दिया। कीवर्ड्स हमारे कम है, ज़्यादा होने चाहिए थे। ब्रोकन लिंक्स ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से स्पैम आ रहा है, स्पैम की वजह से क्वालिटी जो वेबसाइट की है वो गिरी, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो जब भी आप अपने किसी सीनियर को भेजते हो रिपोर्ट, जब भी आप अपने किसी दूसरी कंपनी को रिपोर्ट भेजते हो तो एक प्रॉपर आप एक जो टेक्निकल सॉरी जो ऑडिट गूगल साइट ऑडिट है पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हो कि हमने पूरा सर्वे किया, हमें इसमें क्या क्या मिला, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सी चीज़ ठीक है और किस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं।
फिर आगे आपका ऑफ पेज का हमने देख लिया कि हमारे पास कितने बैकलिंक्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो हम सारा एचआरएफ समरस, एक और इसमें उबर सजेस्ट, उसके थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं। लो स्पैम स्कोर, हाई डीएपी है, वो हमने साथ देख लिया। एलेक्सा रैंक, वो भी हमने देख लिया कि एलेक्सा की जो रैंकिंग है वो किस चीज़ के लिए होती है और इसका जो मेन पर्पज है वो क्या होता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखना था कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट की ऑडिट करना है तो आप उसका ऑडिट किस तरह से करते हो। 3 हिस्सों में आप उसको डिवाइड करते हो: टेक्निकल ऑडिट, ऑन पेज ऑडिट, सॉरी ऑफ पेज ऑडिट। टेक्निकल ऑडिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको हमने देखना होता है, ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी जिनका हमने चेक एंड बैलेंस करना है जिनके ऊपर, और ऑफ पेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी जिनको हमने एक दफ़ा फिर देखना है। तो इस तरह जब आप तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी जो वेबसाइट का एक कंप्लीट, जो आपसे कहते हैं वेबसाइट ऑडिट, वो एक कंप्लीट हो जाता है आपका। तो ये आज का लेक्चर था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। और मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।